जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो चूँकि मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा था कि मैंने कहा मैं भी आपसे बात कर लूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग कवर कर रहे थे कुछ टफ़लाम के हवाले से, और आप देख रहे थे कि जो हमारे वो नौजवान हैं जिनके रवैये कुछ बदल गए हैं, उन रवैयों को कैसे हम दोबारा राह रास्त पे ला सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि कोई भी मैजिक पिल नहीं है कि अगर हम कहें कि एक कोई टैबलेट खिला दी जाए हमारे पेशेंट को और उसके बाद उनके रवैये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो उस लिहाज से बिल्कुल एक बिल्कुल बी बेस से बच्चे बन जाएंगे और हमारी हर बात मानना शुरू कर देंगे। बाज़ दफ़ा हम ये भूल जाते हैं कि हम दूसरे जो जिस इंसान को हम इलाज में लाए हैं वो भी बोलता है, वो भी सोचता है, वो भी समझता है, वो भी चीज़ों को परखता है, उसकी अपनी परसेप्शंस हैं, उसकी इमेजिनेशंस हैं, उसका एक अपना थिंकिंग पैटर्न है। डेफिनेटली वो थिंकिंग पैटर्न कुछ दिन या कुछ महीने सब्सटेंस यूज़ की वजह से डिस्टॉर्टेड हुआ था, लेकिन वो एक जिंदा सलामत इंसान है और वो उसी लिहाज से ही सोचता है जैसे कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में सोचता है, और डेफिनेटली हमारा पेशेंट भी उसी लिहाज से सोच रहा होता है। अब जो डेफिनेटली आप सब मोहतरम फैमिलीज़ हैं हमारे लिए, और आप सब लोग भी यही तमन्ना रखते हैं कि आपका बच्चा भी जो है वो एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे, कामयाब ज़िंदगी गुजारे, वो अपने लिए एक हक हलाल का और नफ़ा बख्श कारोबार कर सके, वो एक अपनी अच्छी फैमिली लाइफ लेके चल सके, एक सोशल लाइफ अच्छी लेके चल सके। ये सारी ख्वाहिशें हैं, ये सारी ख्वाहिशें बड़ी जेन्युइन है, लेकिन इलाज जो है ये ख्वाहिशों के साथ साथ ये देखता है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। क्योंकि एक ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे हों, मेरे पास इतना बड़ा घर हो, मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम हो, मैं दुनिया घूमूं। ये सारी ख्वाहिशें तो हैं, लेकिन नीड्स क्या है? क्योंकि इलाज देखता है कि आपकी नीड्स क्या हैं। क्योंकि ज़रूरत एक चीज़ और ख्वाहिश एक चीज़ है। मुझे ज़रूरत मुझे है कि मुझे खाना मिले, मैं अगर बीमार हो जो मुझे मेडिसिन मिले, मुझे फैमिली मिले, मुझे अच्छी सोशल लाइफ मिले, मुझे एक अच्छी, ये मेरी नीड्स है। नीड्स को फुलफिल करना इज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ख्वाहिशें तो बाज़ दफ़ा बेलगाम भी हो सकती हैं, लेकिन आप सब लोग जो चाह रहे हैं, जो आप मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि जब लोग मेरे पास आते हैं और शुरू में आगे जैसे आप आए थे तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी कि आपका बच्चा एक अच्छी ज़हनी सेहत रखता हो, एक अच्छी जो है वो जिस्मानी सेहत रखता हो, एक अच्छी फैमिली लाइफ रखे, जो भी बायो साइको सोशल मॉडल में बाकी एलिमेंट हैं, एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो। लेकिन कुछ और फैमिलीज भी होती हैं जो बाज़ दफ़ा आके बताते हैं कि हम चाहते हैं कि ये उसके बाद जिस भी काम में हाथ डाले उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दे और उसमें वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलाज का ये मकसद नहीं है कि पेशेंट जो भी कारोबार करेगा उसमें प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज के बगैर भी इससे कारोबार कर रहे हैं जिनके बहुत प्रॉफिट होते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि बाज़ दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं और वो आके इतनी ख्वाहिशें, इतनी तमन्नाएँ, इतनी अपनी आरज़ुएँ हमारे साथ शेयर करते हैं, बच्चा ये भी कर दे, बच्चा ये भी कर दे। यकीन कीजिए कि ऐसे लगता है कि जैसे वो एक ख्वाहिशों का एक पूरा टोकरा उठा के सर पे तो निशान रिहैब में दाखिल होते हैं, और अल्लाह करे कि उनकी ऐसी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। लेकिन मैं जो उनसे वादा करता हूँ, मैं उनसे एक अच्छे इलाज का वादा कर सकता हूँ। मैं उनसे उनकी सारी ख्वाहिशें तमन्नाएँ पूरी करने का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिन इंसानों को डील कर रहे हैं उनकी अपनी भी कुछ नीड्स हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है। लेकिन नशा करना एक डर्टी चॉइस है, नशे का मरीज़ बन जाना ये हमारी चॉइस नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। वो मीठा इसलिए खाता है कि वो इंजॉय कर सके, और वो इंजॉय करता भी है। शुरू में मीठा बहुत अच्छा लगता है उसे, लेकिन कुछ
अरसे के बाद अगर उसको डायबिटीज हो जाती है, तो डायबिटीज वाज नॉट द चॉइस। मीठा खाना, एक्सेसिव खाना एक डर्टी चॉइस तो हो सकती है, लेकिन डायबिटिक्स हो जाना ये उस बंदे की चॉइस नहीं हो सकती, ना ही उस बंदे की ये ख्वाहिश थी कि मुझे शुगर हो जाए और मैं इसलिए मीठा खाता हूँ। लेकिन जब शुगर हो गया, जब एक बीमारी हो गई, तो फिर बीमारी अपने एसओपीज रखती है। जैसे आजकल हम कोरोना में देखते हैं कि इसके अपने एसओपीज हैं जिनके तहत हमने उनको फॉलो करना है और उस लिहाज से चलना। इस तरह ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के भी अपने एसओपीज हैं जिनको अगर हम फॉलो करते जाते हैं, रिजल्ट आते जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप कोरोना के एसओपीज फॉलो करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें मोटे मोटे 2-4 एसओपीज क्या है कोरोना के हवाले से, कि एक सर्टन फासले पे बैठना है। आज आप लोग भी इतने इतने फासले पे बैठे हैं। मास्क पहनना है, आप सब लोगों ने भी मास्क पहने हुए हैं। हाथों को सैनिटाइजर्स से वो अप्लाई करना है। होपफुली आप सब ने अप्लाई किया है। हमारे मेन गेट पे सैनिटाइजर भी है कि जहां आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सब लोग पहले आते थे तो हम हाथ मिलाते थे, लेकिन अब हाथ मिलाने से भी हम गए। बाज लोग गले मिलते थे, अब हम ठीक ये कुछ एसओपीज है, यानी मास्क पहन लें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर लगाएं, फासला रखें आपस में, गले ना मिले एंड सो ऑन, इन चीज़ों को। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी ऐसे केसेस हैं जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस जो है वो उनको उसके हाथ से लगा। इस तरह ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट में या बाकी किसी क्रॉनिक इलनेस के अपने एसओपीज हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो स्मोकिंग नहीं करेंगे, और हम कहते हैं पेशेंट जो है वो अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलेंगे। हम ये बात करते हैं कि वो स्लिपरी प्लेसेस पे नहीं जाएंगे। हम उनसे बात करते हैं कि वो एक अनड्यू एंगर में नहीं जाएंगे, वो आइसोलेशन का शिकार नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को, क्या इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी लोग रिलैप्स नहीं हो जाते? इसका मतलब है कि एसओपीज को फॉलो करने का एक कुछ तो फायदा है। कुछ चीज़ें हमें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उन चीज़ों के बारे में जब हम कहते हैं कि जैसे कुरान शरीफ में है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितना हम उठा सकते हैं। शायद अल्लाह ताला ने हमारे घर में अगर ऐसा एक पेशेंट बन गया और उसके बाद हम इस बोझ को उठा के हम एक रिहैब में आते हैं, और शायद अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है, हमारे ऊपर इतना बोझ डाला है और उसको ये यकीन था कि हम ये बोझ उठा सकते हैं। अब हमने उस बोझ को कामयाबी के साथ आगे लेके चलना है, और उस बोझ को आहिस्ता आहिस्ता हमने, अगर इसको हम बोझ समझे तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट पे शिफ्ट करना है। मैं इसको दोबारा कहता हूँ कि किस तरह। देखिए, शुरू में आप जब हमारे पास आते हैं ना, तो आपको हम ये बताते हैं कि जो आप मसला हमें बता रहे हैं ये हमारा मसला है। बाज़ दफ़ा तो बच्चा आपके साथ आ जाता है, जैसे आप ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपके लाभ हमारे पास खुद आए। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नहीं मानते उनकी बात, और ड्रग एडिक्शन में ऐसा मामला हो जाता है कि जब वो बात नहीं सुन रहे होते, तो जब नहीं सुन रहे तो फिर डेफिनेटली उनकी जान बचाने के लिए हमें इंटरवीन करना पड़ता है। तो जब आप शुरू में हमारे पास आते हैं तो आपको हम ये सेंस देते हैं, ये बताते हैं कि ये सारा मसला हमारा है, ताकि आपको, अगर हम आते ही कह दें जी मसला आपका है, तो फिर उन्हें आप तो खुद कहेंगे कि मसला तो हमें पता है हमारा है, हमारे घर में है, हमारी औलाद है, नशा किया, सब कुछ हमने भुगता, मसला हमारा है। आप हमें क्या हल देते हैं? हम कहते हैं कि मसला फिलहाल हमारा है। आप बच्चे को एडमिट कराते हैं या हम उन्हें घर से लेके आते हैं, तो हम उन्हें डिटॉक्स तक हम वो सारा बोझ उठा रहे हैं। अच्छा, अब बोझ उठा रहे हैं, हमने डिटॉक्स किया, हम आपको घर से बुला लेते हैं। जैसे आज आप लोग बैठे हैं और वैसे भी आप वीकली बेसिस पे आते हैं, जैसे तो हम आपको बताना शुरू करते हैं कि मसला असल में ये डॉक्टर तलत के घर पे नहीं था, मसला था, या मेरे प्रोफेशनल्स के घर में नहीं है, मसला था आपके घर में। हम आपको बताना शुरू करते हैं कि इस मामले ने ठीक कैसे होना। उसमें बाज़ दफ़ा आपको डिजीज़ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा होता है कि पहले एक बीमारी का कॉन्सेप्ट ले लें, फिर बताया जा रहा होता है कि साथ साथ असर्टिवनेस किस तरह करनी है, या आपने टफ लव किस तरह अप्लाई करना है, या बाकी जो लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उस लिहाज से आपकी काउंसलिंग सेशंस तरतीब की जा रहे थे, तो ताकि आपको पता चले कि
मसला हमारे घर में है और हमने हैंडल करना है, और जो थेरेपिस्ट है इनको हमने हायर किया है कि हमें ये गाइड करे, और थेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड करते जाते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि अच्छा अब आप पेशेंट से मिलना शुरू करें। जब आप पेशेंट से मिलना शुरू करते हैं तो आप पेशेंट को यही चीज़ें समझाना शुरू करते हैं कि देखिए बेटा, मसला हमारे घर का है, लेकिन इस घर में ये सारा मसला आपके अंदर पैदा हुआ, और ये मसला पैदा हुआ आपके कुछ केमिकल्स लेने की वजह से। केमिकल जब आप लेंगे तो आपकी क्योंकि ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज किया, आपके कुछ रवैये चेंज हुए, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ चेंज हुई, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुए। मसला आपके अंदर है। तो जब बच्चे को ये समझ आनी शुरू होती है कि मेरी कुछ डर्टी चॉइसेस ने मुझे इस बीमारी में लेके गया है, तो फिर वो अपने आप को सुधारने की तरफ भी आता है। अब ओवरऑल बात करना ऑप्शन इस तरह चल रहा होता है कि मरीज बाज़ दफ़ा बड़ा रेजिस्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री इस तरह चेंज हो चुकी होती है। जैसे बाज़ दफ़ा देखिए ना, अगर आप एक कप चाय पीते हैं और उस चाय के अंदर जैसे स्टिमुलेंट है, एक चाय जो है वो स्टिमुलेंट वो है, तो आप स्टिमुलेट फील करते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा लोगों की भूख खत्म हो जाती है चाय पीने से। अगर आप कॉफ़ी पी लेते हैं तो कॉफ़ी पीने, उसमें भी कैफीन है, तो आप वो कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपकी और बॉडी केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप सुबह चाय पीते हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, थोड़े चुस्त हो जाते हैं, आपकी मेंटल फैकल्टीज अच्छा काम करती हैं, और तो पॉजिटिवली आगे चलना शुरू होता है। अब एक इंसान है जो चर्स पीना शुरू कर देता है, या एक इंसान है जो अल्कोहल अपने जिस्म में उतारना शुरू कर देता है, या कोकेन उतारना शुरू कर देता है, या मेथाम्फेटामीन्स इनको उतारना शुरू करते हैं। आप फर्ज करें कि हर केमिकल हमारी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज करता है, ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करता है, सब्सिक्वेंटली बॉडी केमिस्ट्री को चेंज करता है, और हम गुलाम बन जाते हैं अपने उन केमिकल्स के हाथों। अगर जिंदगी की गाड़ी को कुछ मेटाफोरिकली कि जिंदगी की गाड़ी को कुछ अगर घोड़े खींच रहे हैं, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, तो अब वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी जिंदगी को खींच रहे हैं। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर इंटॉक्सिकेटेड हो जाए, उनके अंदर अगर हम चर्स डाल देते हैं और वो चर्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाते हैं, यानी उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह असर करना शुरू कर देगी जिस तरह वो केमिकल चाहेंगे। तो हमारे अपने ही हाथ में या हमारे अपने ही कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं रहती जो कुछ अर्सा पहले हमारे कंट्रोल में थी। तो वो बच्चा जो इतने अरसे तक इन केमिकल्स की बेस पे कुछ खास रवैयों को फॉलो करता आ रहा था, अब रिहेबिलिटेशन में आके अचानक उसके रवैये बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दे विल टेक टाइम। आहिस्ता 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 वो नए रवैये सीखना शुरू करेगा, क्योंकि दिमाग की एक आदत है, इसकी एक नेचर है कि ये चीज़ों को भूलता नहीं, लेकिन नई चीज़ों को सीखता रहता है। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है कि हमारा दिमाग जो है ये लफ्ज़ नहीं को नहीं सुनता। जैसे मैं फर्ज करें आपसे कहता हूँ कि आप अभी अपने जहन में वो जो कोरोना की तस्वीर है, जो वो गोल सा बनाया होता है और स्पाइक्स बने हुए, उसको जहन में नहीं लाना। मैंने कहा नहीं लाना, और आपके जहन में वही आ रहा है। इसका मतलब है कि हाँ, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जहन में इस वक्त आप रेड कलर ना लाएं, और आपके जहन में रेड कलर आना शुरू हो जाता है। अगर मैंने आपके जहन को बदलना है तो मुझे कहना चाहिए जो मैं कलर आपको दिखाना चाहता हूं, कि मैं आपसे कहता हूं कि अपने जहन में ग्रीन कलर ले आए, तो आप अपने जहन में ग्रीन कलर ले आएंगे। तो मैंने रेड कहा ही नहीं, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि रेड कलर नहीं लाना, तो नहीं लफ्ज़ तो सुना ही नहीं दिमाग ने, तो उसने रेड सुना, सिर्फ वो रेड। आप जब हम अपने बच्चों से मिलना शुरू करते हैं तो आपको काउंसलर बताना शुरू करते हैं कि हमने उनके साथ उन रवैयों में बात करनी है जिन रवैयों में हम तब्दीली देखना चाहते हैं, या जैसी तब्दीली देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम अपने बच्चे को एक बात ये कह सकते हैं कि जैसे तुम बहुत गुस्सा करते होते थे, तुम बहुत गालियाँ देते होते थे। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको कह सकते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारे रवैये बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम हर एक साथ बड़ी अच्छे तरीके से बात किया करोगे। तो हमने उसको एक पॉजिटिव साइड दिखानी शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये जो साइड दिखाने का मामला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने वैसे कहीं से सुनी है, पढ़ी है। एक मेंढक का और एक कोबरे की आपस में बड़ी दोस्ती थी, और वो आपस में अक्सर बहस में पड़े रहते थे।
कोबरा उसको कहता था कि तुम्हें पता है कि मेरा ढसा हुआ पानी भी नहीं मांगता और वो फौरन तड़प तड़प के मर जाता है। और मेंढक कहता था कि देखो भाईजान, ये आपके जहर का कमाल नहीं है, ये असल में आपकी दहशत फैल गई हुई है। लोगों को लगता है कि कोबरा ढसेगा तो हम फौरन मर जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। आपके जहर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे इंसान तड़प तड़प के मरे या वो पानी भी ना मांगे। असल में ये आपका मीडिया ने आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, और मीडिया कहता है कि कोबरा ये है और कोबरा निकलता है और सांप। उन्हें कहा चले ऐसा ऐसा करते हैं कि किसी से हम जाके फैसला करवाते हैं। तो वो दोनों एक जंगल में चले गए और वो जंगल में जाके बैठ के उनने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब जो इंसान गुजरेगा उसको तुम डसना। कोबरे को कहा गया। अब एक इंसान वहां से गुजरा और कोबरे ने उसको डसा। अब वो जब डसा तो इंसान को दर्द हुई, तो वो गिरने लगा, तो सामने मेंढक आ गया। तो जब मेंढक सामने आया तो इंसान ने देखा कि अच्छा ये मेंढक ने डसा है, तो इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये सेंस मिल गया कि अच्छा ये तो मेंढक था और मैं समझा कि किसी और चीज़ ने डसा है। अच्छा, वो इंसान बच गया। कुछ देर बाद एक और इंसान गुजरा और उसको मेंढक ने डसा, यानी जो भी उसने पाँव मारा या डंग मारा, मेंढक ने उसको डसा। और जब वो गिरने लगा तो सामने कोबरा आ गया और इंसान उसी वक्त फौत हो गया। तो फिर दोबारा उनकी बहस हुई तो मेंढक ने उसको कहा कि देखा तुमने जब डसा था एक इंसान को और उसके सामने मैं आ गया, क्योंकि मेरा इमेज ऐसा है कि जिसमें सॉफ्ट इमेज है और उसमें लोगों को पता है कि मेरा अगर मैं डसता हूँ किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं उसके सामने आ गया तो उस इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैंने किसी को डसा या पाँव मारा या जो भी वटेवर उसमें किया, तो जब तुम सामने आ गए तो वो फौत हो गया। इसका मतलब है कि इमेज मैटर्स। देखिए, नशों के अंदर अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि जो जो बाज़ दफ़ा रवैयों को ऐसे प्रमोट कर दिया जाता है, जैसे बाल बच्चे गुस्सा करते हैं तो हम उनको बहुत कहते हैं तुम तो चूँकि राजपूत हो तो राजपूतों में तो गुस्सा होता है, क्योंकि तुम जट हो तो जटों में तो गुस्सा होता है। देखिए, जटों की केमिस्ट्री कोई डिफरेंट नहीं है, कोई राजपूत कोई डिफरेंट केमिस्ट्री नहीं रखते, एड्रेनलिन सबका वैसे ही है, लेकिन इमेज बन गया, इमेज बन गया। इस तरह हमारे मरीजों का बाज़ दफ़ा इमेज इतना खराब हो जाता है कि जितने वो खराब होते नहीं है। नशे की वजह से उनकी केमिस्ट्री चेंज हुई और केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से कुछ रवैये चेंज हुए, जबकि बेसिकली वो एक अच्छे इंसान है। ये वही बच्चा है ना जो आपके घर में जब पैदा हुआ था तो हमने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी। यही जब स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता था तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे, दावतें रखते थे। जब ये कोई खेल में ट्रॉफी लेके आता था। और अब कुछ दिनों के बाद जब उस ड्रग्स में पड़ गया और बीमारी में आ गया तो हम वो सारे अच्छे रवैये भूल चुके होते। तो हमें उन अच्छे रवैयों की आस में आगे चलना है, क्योंकि नॉर्मली मैं बस ख़त्म करता हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे फर्ज करें कि एक बच्चा है, डमी नाम रखते हैं कि इफ्तिहार प्लस ड्रग्स इज इक्वल टू 2 days इफ्तिहार, क्योंकि जब एक नॉर्मल इफ्तिहार में ड्रग्स आ जाएंगी तो वो आज का इफ्तिहार बनेगा जो लोगों को बुरा भला भी कहते हैं, जिसकी ज़ुबान भी चेंज हो गई है, जिसकी जो सोशल लाइफ है चेंज हो गई, सारी बुराइयां उसमें आ गई। अब हमारे ज़हन में वही इफ्तिहार होता है जिसके अंदर ड्रग्स है। अब अगर ड्रग्स निकाल दी जाए और वो इफ्तिहार वही है जो शुरू में आपके घर में था, तो जब ड्रग माइनस हो जाएंगी तो वो इफ्तिहार नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरह जब आप गौर कर लेते हैं अपने डिजीज कॉन्सेप्ट पे, तो इसमें ज़रूर देखा करें कि जब बच्चा यहाँ से जाएंगे तो उनमें ड्रग्स नहीं होंगी और इंशाल्लाह उनके रवैये अच्छे होंगे। और इस ज़रूर में कभी भी आप कॉल करें, अपने काउंसलर से बात करते रहें, अपने पेशेंट से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली बात करते रहा करें, एक्सप्लोर करते रहें कि हमें फ्यूचर में कैसे रवैयों को बेहतर करना है, और इंशाल्लाह बात बेहतर होगी।